चलिए भाई, वेरी गुड आफ्टरनून, सभी का बहुत बहुत स्वागत है एग्जामपुर बोर्ड एग्जाम चैनल पर। मेरा नाम है आलोक और इस सीरीज़ में हम पढ़ते हैं क्लास 10 साइंस। ठीक है, जल्दी से एक बार सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को कर दीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए बेहतरीन तरीके से। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए धुआंधार तरीके से। ठीक है सर, और लाइक तो अवश्य कर दीजिएगा वीडियो को, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो एक लाइक तो बनता है सर। ठीक है, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। सभी बच्चों को बता दीजिए कि आपकी जो क्लास है साइंस की, क्लास 10th के लिए, वो स्टार्ट हो चुकी है। कम से कम आप आपस में जो है कन्वर्सेशन कर पाएँ, आपस में एक दूसरे से बातचीत कर पाएँ, एक दूसरे को बता पाएँ कि सर क्लास स्टार्ट हो गई है, आ जाइए, है ना। इतना तो आप जो है करिए, है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि अगर कई बार ऐसा होता है कि सर कुछ ही बच्चों को पता चल पाया क्लास स्टार्ट हुई है, बाकी बच्चों को जो है इन्फॉर्मेशन किसी तरीके से पास ऑन हो, ऐसा कुछ जो है माध्यम अपना निकालिए। ठीक है सर, चलिए ये चीज़ें तो चलती रहेंगी सर, ये बातें तो चलती रहेंगी, पर आज के सेशन में भी हम क्या करने वाले हैं, पहले आपको मोटिव क्लियर कर दूं सर। मोटिव रहने वाला है हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपका यूपी बोर्ड को, झारखंड बोर्ड को, एमपी बोर्ड को, सभी स्टेट बोर्ड्स को टारगेट करते हुए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हैं सर। और बिल्कुल मैं कहूँगा कि फर्श से अर्श तक, मतलब बिल्कुल बेस से आपको एकदम टॉप तक, उस जो भी टॉपिक होगा, जो भी प्रश्न होगा, उसको सर उसकी बाल की खाल निकाल देंगे, मतलब सब कुछ कर लेंगे। उसके आसपास का जो भी हमें पता होना चाहिए वो सारी बातें डिस्कस कर लेंगे, और यही बेहतरीन तरीका है मेरे मुताबिक। ठीक है सर, तो स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को, पर उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग इस चीज़ को समझ लीजिए। हम मना रहे हैं एग्जामपुर में सर डबल धमाका वीक, और आज देखिए अंतिम जो है वो दिवस है इसका, है ना। एग्जामपुर पर डबल धमाका वीक का अंतिम दिवस 28 तारीख हो गई सर आज। तो सर 60% ऑफ आपको एग्जामपुर सभी कोर्सेज पे दे रहा है, और इसके लिए आपको कूपन कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा सुपर 60। तो सर ये कूपन कोड अवश्य इस्तेमाल करके जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए कि सर ऐसा कूपन कोड है ये सुपर 60, जो आपको एग्जामपुर के सभी कोर्सेज में, किसी भी कोर्स को अगर आप जुड़ते हैं किसी भी कोर्स से, तो आपको उस पर 60% की छूट जो है वो प्राप्त होगी इस कोड के जरिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें कहिए कि जुड़ेंगे एग्जामपुर से, और इस कूपन कोड का इस्तेमाल करके लाभ उठाएं सर इस ऑफर का। और यदि आप देखिए, आप बहुत सारी बुक्स का अध्ययन करते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम जो तैयारी करते हैं बच्चे, वो तो बहुत सारी बुक्स का अध्ययन करते हैं। एग्जामपुर भी लेके आया आपके सामने क्रांतिकारी बुक्स सर, ऐसी ऐसी जानकारियाँ, ऐसे ऐसे प्रश्न जो है इस प्रकार से दिए हुए हैं, मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ के, आपको लगेगा कि हाँ सिलेक्शन तो सर पक्का हो जाएगा। तो सर 30% ऑफ आपको एग्जामपुर की बुक्स पर भी मिल रहा है। ठीक है, कैसे मिलेगा सर, आपको बुक 30 कूपन कोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस कूपन कोड का इस्तेमाल कीजिए, और ये फायदा भी, ये लाभ भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये उठाएं। ठीक है, वे लोग जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ ही सबसे पहले महत्वपूर्ण है सर, अगर आप ऐप ही डाउनलोड नहीं करेंगे तो आपको ना तो कोर्स के बारे में ना किताबों के बारे में कुछ पता चलेगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है सर, डाउनलोड एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप। कहाँ से सर, गूगल प्ले स्टोर से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री पीडीएफ, करंट अफेयर, फ्री क्विज, लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, बुक इत्यादि की बहुत सारी जो है यहाँ पे सेवाएं सर उपलब्ध हैं। तो इन सभी का लाभ उठाइए, जल्दी से डाउनलोड कीजिए एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को। ठीक है, चलिए सर बातें हो गई सर, अब हम जो है स्टार्ट कर सकते हैं हमारी क्लास। अब जो है हम हमारी क्लास को जो है स्टार्ट कर सकते हैं सर। तो शुरुआत करते हैं हमारी क्लास की। ठीक है, शुरुआत कर लेते हैं क्लास की, और कल जहाँ तक हमने प्रश्न कर लिए थे सर उसके आगे बढ़ जाते हैं और अगले नए प्रश्न जो है वो देख लेते हैं सर। ठीक है सर, चलिए सर, तो प्रश्न आपके सामने आ चुका है, सर। और चलिए जरा प्रश्न पढ़िए और उत्तर देना प्रारंभ कीजिए सर। क्या होगा इस परिस्थिति में, बताइए सर, क्या होगा इस परिस्थिति में। एक बार प्रश्न देखिए सर सही तरीके से। आकृति में दिखाई गई व्यवस्था में एक अचालक बेलनाकार छड़ पर 2 कुंडलियां धाव है। प्रारंभ में सर्किट में चाबी नहीं डली हुई है, यानी की जो है वो ऑफ, आप कह सकते हैं कि सर्किट कंप्लीट नहीं है, आप ऐसा कह सकते हैं सर। ठीक है, बाद में चाबी डाली जाती है और कुछ देर बाद हटा भी ली जाती है। तो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग आपको बतानी है कैसी होगी। अवलोकन देखा जा सकता है गैल्वेनोमीटर में किस प्रकार का। तो सबसे पहले सर इसको समझाने के लिए मैं चाहूंगा कि सबसे पहले मैं आपको इसको बना के दिखाऊं एक बार, है ना। सबसे पहले इसको बना के देखते हैं सर कि ये क्या बात हो रही है यहाँ पे, समझते हैं सर इसको। जैसे मान लीजिए सर ये कोई सर्किट है, ठीक है सर। अब क्या है सर, यहाँ पे इस सर्किट में इस प्रकार से आप कह सकते हैं क्या है सर, यहाँ पे कुछ वायर इस प्रकार से लपेटी हुई है सर। ठीक है सर, क्लियर है। और ये सर्किट इस प्रकार से यहाँ पे
कंप्लीट होता है। और इसी प्रकार से अगर आप आगे जाएंगे, तो यहाँ पे भी एक और वायर जो है इस प्रकार से लपेटी हुई है ना। और क्या कर रखा है सर, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा रखा है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा रखा है। ये क्या है सर, गैल्वेनोमीटर है, जो क्या करता है सर, ये विद्युत की उपस्थिति को बताता है। क्या करता है सर, विद्युत उपस्थिति को बताता है। ठीक है सर, क्लियर है। और सर ये क्या है सर, बैटरी है, ये स्रोत है, बैटरी है ना। ये विद्युत का स्रोत है सर आपके लिए, यहाँ पे विद्युत स्रोत। ठीक है सर। अब क्या किया जाता है सर, यहाँ पे एक छोटा सा की है, यानी यहाँ पे इस जगह पे एक छोटा सा की है, जो पहले क्या है, ये सर्किट ओपन है, सर्किट ओपन है यानी परिपथ खुला है। जब सर परिपथ खुला है तब यहाँ पे किसी भी प्रकार का करंट जो है नहीं मौजूद होगा, ये पता है आपको सर, है ना। लेकिन ये जब आप इसको क्लोज करते हैं तो सर आपको पता है पॉजिटिव वाली साइड से यानी धनात्मक वाली दिशा से आप देख सकते हैं करंट जो है इस प्रकार से इसके अंदर क्या करेगा, दौड़ेगा। परंतु सर ये करंट दौड़ने से क्या होगा, ये सब समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, राइट हैंड थंब रूल पता होना चाहिए। राइट हैंड थंब रूल सर ये क्यों पता होना चाहिए, इससे क्या पता चलेगा सर, देखो आपको प्रश्न में यही तो कहा गया कि जब आप की को ऑन करोगे यानी आप की इंसर्ट करोगे, यानी परिपथ को जब आप बंद कर दोगे तो बंद परिपथ में क्या होगा सर, धारा प्रवाहित होगी। धारा प्रवाहित होने से इस गैल्वेनोमीटर पे क्या असर आएगा ये आपको बताना है सर। धारा प्रवाहित होने से इस गैल्वेनोमीटर पे क्या असर आएगा। आप कहेंगे सर ये अलग है, ये अलग है, धारा इसके अंदर प्रवाहित हो रही है, सर इसमें कुछ क्यों आएगा, इसमें कुछ क्यों आएगा सर, इसमें कुछ नहीं आएगा सर। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्यों सर, क्योंकि आप सभी ने क्या पढ़ रखा है सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आप सभी ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ रखा है। क्या होता है सर ये, क्या होता है सर ये, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये पढ़ रखा है सर आपने। क्या होता है सर विद्युत चुंबकीय प्रेरण में, एक बार बता दीजिए। तो सर बता देते हैं आपको। सर जब भी जैसे ही इस सर्किट को क्लोज किया जाएगा यानी कि करंट को पास किया जाएगा, करंट को फ्लो कराया जाएगा, यानी कि जब परिपथ को बंद करके धारा को प्रवाहित कराया जाएगा तो सर क्या होगा, धारा इस प्रकार प्रवाहित होगी। और आपको ये बिंदु याद होना चाहिए कि सर धारा प्रवाहित जब होती है तो चुंबकीय क्षेत्र जो है वो उत्पन्न होता है। धारा प्रवाह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और चुंबकीय अगर धारा प्रवाहित जब होती है तो उसका परिमाण जब बदलता है तब चुंबकीय क्षेत्र जो है वो उत्पन्न होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। परिमाण अगर एक जैसा स्थिर रहेगा तो सर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा, परिमाण बदलेगा तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। इसी प्रकार से जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो उसका परिमाण जो है बदलेगा सर, और उसके परिमाण को बदलने से क्या होगा सर, चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण के बदलने से सर क्या होता है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है। समझ गए आप, या विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, आप ऐसा कह सकते हैं। ये दो बातें अगर आपको याद है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन से सर, ये है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन से आप इन्हें चाहे तो लिख सकते हैं सर। करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनती है और सर मैग्नेटिक फील्ड से करंट बनता है सर। ठीक है सर, ये बताना चाहिए आपको। और ये चेंज, ये अगर बदल रहे हैं तो लगातार बदलाव होना चाहिए इसमें, बदलते हुए परिमाण में, अगर परिमाण बदल रहा हो, अगर वैल्यू चेंज हो रही हो करंट की और मैग्नेटिक फील्ड की, तो करंट क्या पैदा करेगा सर, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी सर, करंट बनाएगी। मैग्नेटिक फील्ड करंट बनाएगा, करंट मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ठीक है सर, ये बात आपको पता होनी चाहिए। सर इसका पता कैसे लगाते हैं सर, गैल्वेनोमीटर में जो हरकत होगी उसका कैसे पता लगाएंगे, उसका पता लगाने का सर तरीका है राइट हैंड थंब रूल। क्या होता है सर राइट हैंड थंब रूल, देख लीजिए एक बार। भाई मुझे ज्ञात है बहुत अच्छे से कि बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ बहुत बेहतर तरीके से आती है, और सर उन्हें इतनी ज़्यादा आवश्यकता भी महसूस नहीं होती इस चीज़ को करने की। लेकिन मैं चाहूँगा फिर भी कि आप थोड़ा सा
क्या कीजिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए, थोड़ा सा आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। सर ये तो आपने थम्स अप बना दिया, थम्स अप नहीं बनाया, सुनो मेरी बात ध्यान से। सर ये जो थंब है ना, ये जो अंगूठा है, जब आप इसको धारा की दिशा में रखेंगे, करंट की डायरेक्शन में रखेंगे, धारा की दिशा में, तो आपकी जो फिंगर्स है, आपकी जो फिंगर्स हैं उनकी डायरेक्शन क्या बताएगी, आपकी जो फिंगर्स हैं उसकी डायरेक्शन क्या बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा बताएगी, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। ठीक है सर, अगर ये आपको समझ आ गया सर, तब आप बता सकते हैं सर गैल्वेनोमीटर में क्या होगा, कैसे होगा। सर पहले क्या, करंट इस प्रकार से जा रहा है, तो सर मुझे राइट हैंड को, अपने सीधे हाथ को, किसको, सीधे हाथ को क्या करना पड़ेगा सर, रखना पड़ेगा किसकी दिशा में, सीधे हाथ को मुझे रखना पड़ेगा धारा की दिशा में। तो सर मुझे सीधे हाथ को धारा की दिशा में अगर रखना है तो मैं क्या करूंगा, इस प्रकार से रख रहा हूं मैं सीधे हाथ को धारा की दिशा में, और मैं ये देख रहा हूं सर ये कहां जा रहा है, उल्टा जा रहा है, ये मेरी तरफ आ रहा है, सर ये उल्टा आ रहा है, मेरी तरफ आ रहा है। देखो करंट कैसे, ऐसे करंट कैसे, मतलब करंट ये तो मैग्नेटिक फील्ड ये, करंट की दिशा ये, करंट का डायरेक्शन ये, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये। तो ये क्या है सर, जब ये मेरी ही तरफ आ रहा है, उल्टी तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब क्या कि गैल्वेनोमीटर में कहां डिफ्लेक्शन होगा, गैल्वेनोमीटर में कहां डिफ्लेक्शन होगा, उल्टी तरफ ही होगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की उल्टी दिशा में। तो गैल्वेनोमीटर क्या डिफ्लेक्शन शो करेगा सर, क्योंकि यहाँ पे करंट इस दिशा में, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इस दिशा में, जिसके कारण यहाँ पे क्या होगा सर, अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने के कारण सर यहाँ पे क्या होगा, दोबारा से, क्योंकि ये पास पास है ना, आसपास है, आसपास होने के क्या कारण से क्या होगा सर, यहाँ करंट जो है दौड़ रहा है, इसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा हुई, और मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई, इसके कारण यहाँ पे सर करंट जो है वो छोटा, बहुत छोटा करंट प्रोड्यूस होगा सर। इसी को तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। यानी कि विद्युत से जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, उससे फिर से आप विद्युत उत्पन्न होता हुआ देख रहे हैं, लेकिन बहुत छोटा करंट, बहुत ही कम करंट पैदा होगा। इसलिए उस करंट को बताने के लिए सर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, गैल्वेनोमीटर का। और सर गैल्वेनोमीटर की डायरेक्शन क्या होगी सर, पहले वो क्या करेगा, लेफ्ट की साइड डिफ्लेक्ट करेगा, पहले वो लेफ्ट की साइड डिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि उल्टी दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है ना सर। उसके बाद अगर जब आप करंट को बंद करेंगे, जब आप इसकी को जो है निकाल देंगे, परिपथ को फिर से क्या कर देंगे, खुला कर देंगे, तो वो करंट जो है वापस ऐसे आएगा, जीरो होने के लिए वो वापस ऐसे आएगा, यानी करंट की दिशा बदल जाएगी। सो सर करंट की दिशा बदल जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा भी बदल जाएगी, और इसलिए ये गैल्वेनोमीटर जो है राइट में डिफ्लेक्ट कर जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी सर। ठीक है, ये देखो, ये अभी आपको ये छोटा मोटा लग रहा होगा, ये आपको ऐसा लग रहा होगा सर ये कर लिया हमने, बहुत अच्छे से आता है, ऐसी कोई बात नहीं है ना, दिक्कत नहीं है। आपको जब आप साइंस लेंगे ना आगे अगली क्लास में, तब आपको ये बहुत काम आने वाला है, इतना काम आने वाला है। ये छोटा छोटा सा रूल, जैसे ये थंब रूल बता दिया आपको मैंने, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बता दिया, इतना ज़्यादा वास्ट तरीके से, इतना ज़्यादा गहराई में पढ़ेंगे ना आप इन चीज़ों को, आप कहेंगे सर हाँ वाकई में हमने 10th में अच्छे से पढ़ लिया था, इसलिए हमें समझ आ पा रहा है, नहीं तो सर दिक्कत हो जाती। बहुत सारे बच्चों को मैंने ऐसा करते हुए देखा है सर, बहुत सारे बच्चों को। ठीक है सर, तो उत्तर क्लियर है यहाँ पे सर, है ना। गैल्वेनोमीटर रीडिंग जो है पहले कहाँ होगा, लेफ्ट में डिफ्लेक्शन होगा, फिर राइट में डिफ्लेक्शन होगा, कारण आपको मैंने बता दिया। चलिए अगला प्रश्न आ जाइए सर, ये देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। वेन्स आर थिन वॉल्ड एंड हैव वेल्व्स जस्टिफाई। बताइए सर, नसें पतली दीवार वाली होती हैं और इनमें वेल्व होता है। सर देखो, मैं वेल्व के बारे में तो एक ही चीज बोलना चाहूंगा, वेल्व के बारे में मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि सर वेल्व का काम क्या है, वेल्व का काम है यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड, ब्लड का यूनिडायरेक्शनल फ्लो, इनका काम क्या है, अर्थ क्या है सर इसका, अगर आप कहना चाहें तो इसका अर्थ क्या होगा सर, अर्थ ये होगा, यूनिडायरेक्शनल का मतलब होता है कि जो आपका रक्त है ना, रुधिर है, रक्त है, रक्त को एक ही दिशा में, है ना, एक दिशा में प्रवाहित करवाने का काम,
एक दिशा में, उसकी दिशा पलट ना जाए। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों होगा, दिशा क्यों पलटेगी रक्त की? मैं समझाऊंगा आपको, डायग्राम बना के समझाऊंगा प्रॉपरली। पर उससे पहले एक बार देख लेते हैं सर ये नसें पतली दीवार वाली क्यों होती हैं। वेन्स आर थिन वॉल्ड, कारण क्या है? तो सर दोनों ही प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? दोनों ही प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, दोनों ही प्रश्नों को आपको समझने के लिए आपको पता होना चाहिए सर डायग्राम। किसका डायग्राम सर? वही डायग्राम जिसमें हम देखते हैं कि ये नसें कहां से शुरू होती है, कहां तक जाती है, किस प्रकार से। सर देखिए ऊपर आपके क्या है, लंग्स है, ठीक है सर, फेफड़े भी कहते हैं आप इसे, फेफड़े, लंग्स, ठीक है सर, ये आपके लंग्स हैं। और यहां मान लीजिए फेफड़ों के बाद आपका ये दिल है सर, ये आपका हृदय है सर, जो 4 कोष्ठीय होता है जिसके अंदर 4 चेंबर्स होते हैं। ऊपर वाले एट्रियम्स कहलाते हैं, आलिंद कहते हैं आप उसे, है ना। ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। आपको कई बार बताया मैंने, जब आप बनाएंगे तो आप अपने ही हृदय को बना रहे हैं, तो आपके हृदय का जो दायां भाग है वो इस तरफ है, इसलिए आप इधर राइट लिखेंगे। ऐसे आप देखेंगे तो ये राइट आएगा, पर आपको ये राइट लिखना पड़ेगा क्योंकि आप अपना ही हृदय बना रहे हैं। तो सर अपने हृदय का राइट तो ये रहेगा। ये चीजें याद रखना, छोटी छोटी बातें हैं। ऐसे ही सर ये राइट वेंट्रिकल, नीचे वाले निलय होते हैं सर, है ना, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। अब जो आपका नीचे, इसके हृदय के नीचे क्या आ गया आपका सर? शरीर आ गया, बॉडी आ गई आपकी। क्या आ गई? बॉडी, शरीर आ गया आपका। समझना सर एक बार, देखो इंपॉर्टेंट है, ऐसे मजाक में मत ले जाना, नहीं तो फिर जब जिंदगी मजाक करेगी तो फिर मजा नहीं आएगा सर। तो लंग्स से ना सर सबसे पहले क्या होता है, लंग्स से आपका जो ब्लड होता है वो कहाँ आता है सर? लेफ्ट एट्रियम में आता है, यानी बाएं आलिंद में आता है। और सर यहां के बाद ये कहां आता है सर? लेफ्ट वेंट्रिकल में, यानी बाएं निलय में आता है। और यहां से आपका ये जो ब्लड है ये आपके शरीर में जाता है सर। यहां से आपका जो ब्लड है वो शरीर में जाता है। क्लियर है? यहां तक कोई परेशानी? यहां तक कोई परेशानी नहीं सर। अब ये शरीर जो है, शरीर से जो है ब्लड इकट्ठा होके सर कहां जाता है? शरीर से ब्लड इकट्ठा होके जाता है सर आपके राइट एट्रियम में, जिसे आप क्या कहते हैं? दाया आलिंद कहते हैं। और यहां से सर आता है फिर आपके, यहां से आता है आपके दाएं निलय में, और दाएं निलय से फिर घूम के जाता है आपके लंग्स में। अब मेरी बात ध्यान से गौर से सुनना, अब मेरी बात ध्यान से गौर से सुनना। अगर ये लाइनें इस प्रकार आप याद कर लो ना कि लंग्स से पहले वाले चेंबर में, पहले से दूसरे में, दूसरे से शरीर में, शरीर से जो है आपका ये वाला जो सर्कल है इसको ऐसे याद कर लो, इस प्रकार से ऐसे जाता है आपके फेफड़ों में दोबारा से। ठीक है सर, तो ये जो है ये याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपके कई प्रश्न हल हो जाएंगे सर, इससे आपके कई प्रश्न हल हो जाएंगे। ये चीज अगर क्लियर है तो मैं आगे समझाऊं। अब सर आपको समझाने वाला ये है यहाँ पे कि आपको पता होना चाहिए सर किसका क्या नाम है। नाम देखो सर, सर इसको आप क्या कहते हो? फुफ्फुस्य। सबसे पहले देखो इसको, इसका एक ट्रिक भी है, ट्रिक याद कर लो अगर आप चाहो तो। देखो सर शरीर है, यहाँ पे क्या है? शरीर है। शरीर की स्पेलिंग थोड़ी गलत लिख दी है मैंने, शरीर, ठीक है। सो सर शरीर के बिल्कुल बगल में, यानी शरीर के आगे की तरफ जो ये जो आपकी नस जा रही है सर, इसको आप क्या कहते हैं? इसे आप शिरा कहते हैं। और नीचे वाली चाहे शिरा हो चाहे धमनी हो, उसके साथ क्या लगता है? महाशिरा। ये क्या है? महाशिरा है आपकी। और ये क्या है सर? आपकी महाधमनी है। सर इस साइड शिरा है तो इस साइड धमनी है, तो सर ये क्या है? महाधमनी। महाधमनी। सर इस साइड शिरा, इस साइड धमनी, इस साइड शिरा, इस साइड धमनी। लेकिन ये धमनी तो है, पर कौन सी सर? इसे आप फुफ्फुस्य धमनी कहते हैं, ठीक है सर। और इसे आप क्या कहते हैं सर? इसे आप क्या कहेंगे? ये धमनी है तो ये शिरा होगी सर, तो इसे आप क्या कहते हैं? फुफ्फुस्य शिरा कहते हैं, फुफ्फुस्य शिरा कहते हैं, ठीक है सर। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए भी शॉर्ट में नाम लिख देता हूं सर। सर ये आपका महाधमनी क्या कहते हैं? आप इसे ऑर्टा भी कहते हैं, सबसे बड़ी आर्टरी भी कहते हैं, ऑर्टा भी कहते हैं। ये महाशिरा, इसे आप वेना कावा कहते हैं। क्या कहते हैं? वेना कावा कहते हैं सर। इसे आप क्या कहते हैं? इसे आप पल्मनरी आर्टरी कहते हैं इसे आप। और इसे आप क्या कहते हैं सर? पल्मनरी वेन कहते हैं आप इसे। अब हमसे किसकी बात हो रही है? वेन्स की तो बात हो रही है सर। हमसे किसकी बात हो रही है? वेन्स की बात हो रही है। तो मैं वेन्स की बात बताता हूं आपको, जरा एक बार गौर कीजिए। मैं आपको वेन्स की बात सर ये भी वेन है। क्या है सर? ये वेन है। और सर यहाँ पे वेना कावा भी क्या है? वेन ही है, सबसे बड़ी वेन। और ये जो लंग्स से आ रही है वेन, वो वेन यानी नस। तो सर अगर आप उत्तर देखेंगे ना, तो उत्तर ये कहता है कि वेन्स में यानी नसों में दबाव की सर वैसे दबाव की आवश्यकता नहीं है।
यानी नसों में जो है ना वो दबाव रह ही नहीं जाता। जब शरीर से देखो, लंग्स से हार्ट में आ रहा है, यानी फेफड़ों से हृदय में जो रक्त आ रहा है वो लेके आ रहा है ये वेन, यानी नस जो है वो लेके आ रही है सर। जब हृदय इसे दबाव देगा तो सर दबाव वाला जो रक्त है उसे लेके जाने का काम कौन कर रहा है? ऑर्टा यानी आर्टरी, आर्टरी जिसे आप क्या कहते हैं सर? जिसे आप क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं सर। तो धमनी के अंदर जो है, धमनी की नस मोटी होती है क्योंकि इसमें दबाव ज्यादा होता है सर, क्योंकि हृदय दबाव बनाता है तो इसमें दबाव होता है। लेकिन जब शरीर से दोबारा ब्लड कलेक्ट होता है, जब शरीर से दोबारा रक्त जो है आपका एकत्रित होके आगे की तरफ जाता है, तब भी वो दबाव नहीं होता जो हृदय, जो एक तेज दबाव जो यहाँ पे मौजूद होता है ना, वैसा वाला दबाव नहीं होता। ये तो पीछे से जो दबाव आ रहा है वो है, लेकिन उतना दबाव नहीं है जितना यहाँ पे मौजूद, सबसे ज्यादा दबाव यहाँ मौजूद है सर। ठीक है, तो ये भी क्या है सर? वेना कावा, ये भी वेन है, आपकी नस है जो क्या कर रही है? वापस हृदय तक ले जा रही है। तो यहाँ पे भी उस प्रकार के दबाव की आवश्यकता नहीं पड़ रही। इसलिए आप कह सकते हैं कि नसों में दबाव उच्च दबाव मौजूद नहीं होता। क्या लिख रहे हैं? नसों में उच्च दबाव नहीं होता। इसके कारण क्या कह सकते हैं आप? इसके कारण इनकी दीवारें कैसी होती है? इसके कारण इनकी दीवारें पतली होती हैं। ठीक है सर, क्लियर है? इनकी दीवारें कैसी होती है सर? पतली होती है, इसी कारण से क्योंकि इनमें दबाव नहीं होता उतना, है ना। और अगर मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी चीज और बना के दिखाऊं ना, अगर आप देखना चाहें, आपको अच्छा लगेगा, आपको समझ में आएगा। देखो सर क्या है, मान लो ये रक्त इधर से आया, इधर आया सर, अभी तो रक्त नीचे की तरफ आ रहा है, तो अभी नीचे की तरफ आ रहा है तो ऊपर की तरफ तो जाएगा नहीं सर। पर जब ये रक्त नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, ध्यान से सुनना मेरी बात, जब ये रक्त नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो आप ऐसा मानते होंगे ना कि सर नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए ऐसा हो सकता है ना सर कि रक्त जो है वापस कुछ रक्त नीचे की तरफ भी बहता हो, क्योंकि सर समान किसी भी वस्तु को जब आप छोड़ेंगे तो वो कहाँ आती है सर? नीचे की तरफ। तो सर ये रक्त नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर ही ऊपर क्यों जा रहा है? कुछ रक्त नीचे भी आ सकता है सर, हो सकता है। तो सर इसी चीज को क्या करने के लिए, इसी चीज को रोकने के लिए कि रक्त जो है ना वो एक ही दिशा में बहे, तो क्या होता है, यहाँ पे वेल्व लगे होते हैं, ऐसे देखना जरा ध्यान से गौर से, ऐसे ये वेल्व लगे होते हैं। अब ये वेल्व क्या होते हैं, मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ। जैसे ये नस है आपकी, इसमें सर ऐसा और ऐसा वेल्व लगा है। ये मैंने उल्टा बना दिया, मैं इसको सीधा बनाता हूँ ऐसे, इसको भी हटा देता हूँ यहाँ से थोड़ा सा, वरना ये कंफ्यूज ना कर दे आपको कहीं, है ना। एक क्षण रुकिए, यहाँ देखो अब आप, ये जो है ना, अगर मान लो रक्त जो है इस दिशा से आ रहा है, ये रक्त इस दिशा से बह रहा है, तो कोशिश क्या होती है? कोशिश ये होती है सर, यहाँ पे वेल्व जो है इस प्रकार कार्य करता है। देखो अब क्या होगा, जब ये रक्त ऊपर आएगा ना तो ये वेल्व क्या होगा, ये वेल्व साइड हो जाएगा इस प्रकार से, ऐसे जगह दे देगा इसको, ऐसे जगह दे देगा इसको। लेकिन अगर रक्त वापस जाने का प्रयास करेगा तो देखना क्या होगा, अगर रक्त वापस जाने का प्रयास करेगा ना तो ये वेल्व जो है ना वो बंद हो जाएगा इस प्रकार से, क्योंकि इसके ऊपर दबाव पड़ेगा, इसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा। रक्त अगर पीछे भागने की कोशिश करेगा तो सर इसके ऊपर दबाव पड़ेगा, जिसके कारण ये बंद हो जाएगा। और जो इसी कारण से क्या होगा, रक्त पीछे से आगे तो आ सकता है पर आगे से पीछे नहीं जा पाएगा, जो कि मैंने यहाँ बताया आपको। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? ये बहुत महत्वपूर्ण है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ रहे हैं आप? तो वेल्व का कार्य क्या है, रक्त को एक दिशा में क्या करे, प्रवाहित करे। और नसों में उच्च दाब नहीं होता, इसके कारण से सर इनकी दीवारें पतली होती हैं और कोई परेशानी भी नहीं होती इसमें। ठीक है सर, लेकिन वहीं उल्टा सर धमनी में आप देख सकते हैं कि सर बहुत अधिक होता है, जो प्रेशर होता है, दबाव जो होता है, इसके कारण उनकी दीवारें क्या होती है सर, मोटी होती हैं। क्लियर है सर? चलिए बेहतर, अगले प्रश्न पे बढ़ जाते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ समय अवश्य लग रहा है, मैं खुद भी मान रहा हूं सर कुछ समय लग रहा है, मैं कहाँ कह रहा हूं कि समय नहीं लग रहा, समय लग रहा है, परंतु आप जो समझ रहे हैं ना उसकी गुणवत्ता देखिए। मैं तो आपको यही कहूंगा, गुणवत्ता देखिए, बिल्कुल ऐसे पढ़ा रहा हूं कि कोई नया बच्चा भी आए तो उसको भी समझ आए चीजें कि सर हो क्या रहा है। ठीक है सर, अब देखो, भोजन के अवशोषण के कार्य को करने के लिए छोटी आंत की दीवारें कैसे अनुकूलित की जाती हैं सर ये दिख रहा होगा आपको, कुछ ये अलग सा कुछ लग रहा होगा आपको, ये क्या है सर? ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है सर? इसे विली कहते हैं, बिल्ली नहीं कहते, विली कहते हैं सर। विली क्या होती है सर? ये उंगली नुमा संरचनाएं होती है। क्या होती है? अंगुली नुमा
संरचनाएं। अंगुलीनुमा संरचना क्या करती है सर? ये पचे हुए भोजन का अवशोषण करती है। कैसे करती है सर? यह जो है इनके सिरों पर, क्या इनके सिरों पर बहुत सी केशिकाएं होती हैं। केशिकाएं आप सब जानते हैं, केशिकाएं क्या होते हैं? कैपिलरीज। मींस अगर मैं इंग्लिश में अगर इसका आंसर करूं तो मैं ये कहूंगा कि विलीज आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन। छोटी आंत में अंगुलीनुमा संरचना पचे हुए भोजन का अवशोषण करती है। विलीज आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन विच एब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड। ठीक है, ये बात समझ में आई। सेकेंडली, they absorb the digested food because they are richly supplied with capillaries, blood capillaries, आप ऐसा कह सकते हैं, they are richly supplied with blood capillaries। माफ कीजिए, चलिए मैंने क्या कहा? इनके सिरों पर बहुत सी केशिकाएं होती हैं जो कि अवशोषण करने में सर हेल्प होती है उससे, है ना? क्योंकि आपका जो अब ये जो पचा हुआ भोजन है उसका जो अवशोषण होगा, जो एब्जॉर्ब होगा, जो डाइजेस्टेड फूड, वो कैपिलरीज ही अपने अंदर ले लेंगी ताकि जो ब्लड है, ब्लड में मिक्स होके वो आपका डाइजेस्टेड फूड आपके बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचे, है ना? आपको पता है आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उसके अंदर सर जो गाड़ी है मेन जो ट्रांसपोर्ट करती है वो ब्लड ही है ना? तो इनके सिरों पर बहुत सी केशिकाएं मौजूद होती हैं जो भोजन को रक्त में मिलाकर शरीर के हर अंग तक पहुंचाती हैं। क्लियर है सर? क्लियर है सर? तो इस प्रकार से जो है आपका जो इंटेस्टाइन है, यानी आपकी जो छोटी आंत है सर, वो अपना कार्य करती है। उसकी दीवारें कैसी होती हैं, अनुकूलित किस प्रकार से होती हैं, ये जो है ये सारा आंसर है सर, है ना? और आपने विली देख भी लिया सर कैसा है, किस प्रकार से है ना? और ज्यादा अगर आप गौर से जब इसे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनके अंदर, इनके सिरों पर ही केशिकाएं जो होती हैं वो मौजूद होती हैं, है ना? और भी ज्यादा अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको ये भी समझ आ जाता, क्योंकि जब हम डायग्राम बनाते हैं सर इसका तो कैसे बनाते हैं सर? ऐसे करके बनाते हैं और दिखाते हैं सर कि इनके सिरों पर सर ये क्या है, केशिकाएं इस प्रकार से मौजूद होती हैं। ठीक है सर, क्लियर है? चलिए वेरी गुड। अगला प्रश्न कर लेते हैं सर। थोड़ा समय लग रहा है, मैं मानता हूँ थोड़ा समय लग रहा है। ये देखो केशिका बड़ा करके दिखा दिया मैंने आपको, केशिका नहीं मतलब विली को बड़ा करके दिखा दिया, अंगुलीनुमा संरचना को मैंने बड़ा करके दिखा दिया। अगला प्रश्न आपके सामने देखो सर, ये आ गया बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत जबरदस्त प्रश्न। मतलब अगर आप ये उत्तर कर सकते हैं इसका तो इसका मतलब है कि आप चीजें जानते हैं, है ना? तो सर बताइए, मैं कुछ क्षण आपको दूंगा, कुछ समय आपको दूंगा कि आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर बताएं। ठीक है सर, बताइए जरा इसका प्रश्न का उत्तर बताइए सर, मैं देखना चाहता हूं आप क्या उत्तर करते हैं। सर ये 4 विकल्प पहले आपको पढ़ने हैं, उसके बाद उत्तर जो है ना इन 4 विकल्पों में से देना है, गलती मत कीजिएगा। ठीक है, जरा पढ़िए और मुझे जरा उत्तर दीजिए जल्दी से। अवायवीय श्वसन की बात कर रहे हैं। द कैरेक्टरिस्टिक प्रोसेस ऑब्जर्व्ड इन एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन, अवायवीय श्वसन में देखी जाने वाली विशेषता प्रक्रियाएं हैं। कौन कौन सी विशेषता प्रक्रियाएं आप देखते हैं? सर देखो, अगर आप मेरे से उत्तर पूछोगे ना तो मैं आपको उत्तर किस प्रकार से बताऊंगा, मैं बताता हूं आपको, है ना? मैं कैसे उत्तर बताऊंगा आपको, देखिएगा जरा एक बार। सर आपको पता होना चाहिए ये पूरा जो फ्लो चार्ट है ना, दिस फ्लो चार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूरा फ्लो चार्ट आपको याद होना चाहिए। देखो सर क्या होता है, ग्लूकोज क्या होता है सर? ये इट इज 6 कार्बन मॉलिक्यूल। ग्लूकोज क्या है? 6 कार्बन अणु है, 6 कार्बन से मिलकर बना हुआ अणु है ग्लूकोज। सर ये टूटता है, लेकिन ये टूटता कहां है सर?
तो सर ये टूटता है साइटोप्लाज्म में, यानी कोशिका द्रव्य में, है ना। कहां टूटता है? इन साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य में। ये ग्लूकोज जो है ये टूटने का कार्य होता है, इसको तोड़ने का कार्य कोशिका द्रव्य में होता है। और सर ये टूट के बनाता क्या है? ये टूट के बनाता है सर पाइरूवेट। क्या बनाता है सर? ये टूट के क्या बनता है? पाइरूवेट बनता है। पाइरूवेट क्या होता है सर? ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, 3 कार्बन अणुओं वाला, आप क्या 3 कार्बन का अणु आप कह सकते हैं पाइरूवेट, ठीक है सर। इससे क्या होता है सर? इसके बाद जो है ना, इसके बाद की प्रक्रिया जो है वो आप वायवीय और अवायवीय जो है प्रक्रिया आप इसके बाद समझ पाएंगे। सो सर ये 3 कार्बन के मॉलिक्यूल यानी 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स या 3 कार्बन के अणु जिसे हम पाइरूवेट कहते हैं सर, वो देखो किस प्रकार से अलग अलग शरीर में या यूं कहिए अलग अलग वक्त पर किस प्रकार से ये कार्य करते हैं। शुरुआत कहां से होती है सर? ग्लूकोज से। ग्लूकोज क्या है? हमारा खाना। हमारा खाना जो है वो टूटता है साइटोप्लाज्म में यानी कोशिका द्रव्य में। कोशिका जानते हैं आप, सेल, उसके द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म में, सेल के अंदर जो द्रव्य मौजूद होता है, सेल के अंदर जो लिक्विड वाला पोर्शन होता है साइटोप्लाज्म, वहां पे ये ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स होता है, वो टूट के क्या बनता है? 3 कार्बन मॉलिक्यूल जिसे हम पाइरूवेट के नाम से जानते हैं, ठीक है। ठीक है सर। इसके बाद क्या होता है सर? देखो 3 परिस्थितियां होती है। कौन कौन सी परिस्थिति? एक परिस्थिति जहां पे ऑक्सीजन अनुपस्थित है, एब्सेंस ऑफ, मैं लिख देता हूं इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये कहां होता है? किस में होता है सर? ये होता है यीस्ट में। ये यीस्ट में होता है, यानी कि ये क्या है? अवायवीय श्वसन की बात हो रही है। ये कहां होता है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये यीस्ट में होता है। अगर मैं बात करूं लैक ऑफ ऑक्सीजन, एक जगह क्या होता है? लैक यानी कमी। ये नहीं कहा कि ऑक्सीजन उपस्थिति नहीं है ना, ऑक्सीजन की कमी है, लैक ऑफ ऑक्सीजन। सर लैक ऑफ ऑक्सीजन कहां पे होता है सर? ये होता है हमारी मसल्स में, इन आवर मसल्स, इन आवर मसल्स। और सर अगर मैं बात करूं एक और तरीके का श्वसन होता है, उसे हम क्या कहते हैं सर? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में श्वसन होता है सर, वो कहां होता है सर? ये जो होता है वो इन माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि आपके सेल का, आपकी कोशिका का क्या है? हिस्सा होता है, इन माइटोकॉन्ड्रिया, इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये 3 अलग अलग परिस्थितियों में आप देख पाएंगे क्या होगा? श्वसन। या सबसे पहले तो आप ना श्वसन को समझ लो, श्वसन को ना आप सबसे पहले समझ लो। श्वसन क्या है? क्या हम सांस लेने को श्वसन कहते हैं? नहीं सर। श्वसन का अर्थ है कि खाने को ऑक्सीजन से मिलाकर ऊर्जा उत्पन्न करना। ये क्या होता है? ये श्वसन होता है, खाने को ऑक्सीजन से मिलाकर ऊर्जा उत्पन्न करना, ठीक है। केवल आपने खाना खा लिया उससे बात नहीं बनेगी। आपके शरीर में जो ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? प्रवाह हो रहा है सर। ये ऑक्सीजन क्या करता है? खाने के साथ मिलकर सेल के अंदर, कहां? कोशिका के अंदर, सेल के अंदर इसका क्या बनता है सर? ऊर्जा बनती है। तो ये वही प्रक्रिया है। ये आपने खाना खाया, ये कोशिका के पास पहुंचा, कोशिका ने इस खाने को क्या किया? तोड़ा। पहले तोड़ा किसमें? 3 कार्बन मॉलिक्यूल में। अब आपके साथ कैसी परिस्थिति है? अगर आप यीस्ट हैं, है ना, अगर यीस्ट में देखा जाए तो वहां पे सर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन होता है, यानी कि सर वहां पे भी ऊर्जा तो बनती है, पर किसकी अनुपस्थिति में? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। अगर हमारे मसल्स के अंदर बात की जाए, हमारे आप क्या कहते हैं? मसल्स, पेशियों के अंदर, आपके पेशियों के अंदर जो श्वसन होता है, यानी आपके पेशियों के अंदर भी आप जो खाना खा रहे हैं और ऑक्सीजन जो है वो मिलके क्या कर रहा है सर? ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है। पर आपकी पेशियों के अंदर ये क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी होती है वहां पे, और उस परिस्थिति में जो श्वसन होगा उससे क्या बनेगा वो आपको पता होना चाहिए। और अंततः अगर आपके सेल के अंदर ही जो आपके नॉर्मल सेल्स हैं, है ना, उसमें अगर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है, जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, है ना, शक्ति गृह, सेल का, कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं, वहां पे अगर बात की जाए कि अगर ये श्वसन की प्रक्रिया होती है तो वहां पे ऑक्सीजन की कमी नहीं होती सर, वहां पे ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मौजूद होती है। और वहां पे अगर श्वसन की प्रक्रिया हो रही है तो क्या बन रहा है? तो सर मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है सर तो क्या बनता है सर? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में आप कह सकते हैं सर यहां पे इथेनॉल बनता है, ठीक है सर, और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और एनर्जी बनती है।
क्या बन रहा है सर, इथेनॉल बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। अगर ये आपके मसल के अंदर हो रहा है सर, ठीक है, तब क्या बनता है सर, तब लैक्टिक एसिड बनता है, लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनती है सर, लैक्टिक एसिड और ऊर्जा बनती है। अगर ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है, कोशिका के शक्ति गृह में अगर आपका ये श्वसन की प्रक्रिया पूरी हो रही है, तो सर यहां क्या होता है, यहां कार्बन डाइऑक्साइड बनता है सर, पानी बनता है सर, और ऊर्जा बनती है सर। ये देखो, ये पूरा जो प्रोसेस है ना, अगर आपको याद है तो ये आपके बहुत काम आएगा। श्वसन भी समझा दिया, यानी भाई कोई सा भी ऑर्गेनिज्म हो, कोई सा भी जीव हो सर, पहले वो खाना खाता है, खाना जो है वो पच के उसके सेल में पहुंचता है, कोशिका में पहुंचता है, जहां पे कोशिका द्रव्य के अंदर वो खाना जो है सबसे पहले टूटेगा 3 कार्बन मॉलिक्यूल में। उसके बाद श्वसन की आगे की प्रक्रिया जो है वो निर्भर करेगी ऑक्सीजन की मात्रा पे। ऑक्सीजन की मात्रा 0 है तो अवायवीय श्वसन होगा, ऑक्सीजन की मात्रा कम है तो वायवीय श्वसन होगा, लेकिन उससे बनने वाले उत्पाद अलग होंगे, लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनेगी, है ना। लेकिन अगर वायवीय श्वसन है, संपूर्ण वायवीय श्वसन, जहां पे कि ऑक्सीजन की मात्रा की कोई कमी नहीं है, तो सर आपके माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका की माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका का शक्ति गृह है, वहां पे जो है आपका श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होगी और उससे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनेगी सर। क्लियर है सर। सर ये इथेनॉल क्या होता है सर, आप अब तक तो इथेनॉल आप समझ ही गए होंगे सर, अब तो कितना पढ़ चुके हैं। एथ का मतलब सर 2 कार्बन, सर हाइड्रोजन कितने होंगे सर, 6 होते अगर सिर्फ इथेन होता तो, पर ये इथेन ऑल भी है, तो सर ये इथेन ऑल है, तो ये क्या होता है सर, ये 2 कार्बन मॉलिक्यूल होता है सर। ये क्या होता है, 2 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, 2 कार्बन वाला अणु होता है। ये क्या होता है, 2 कार्बन वाला अणु होता है, 3 कार्बन से 2 कार्बन वाले अणु बनते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा भी साथ साथ निकलती है सर। यहाँ पे लैक्टिक एसिड जो हमारे शरीर में, अगर हमारे शरीर में श्वसन की प्रक्रिया मसल्स के अंदर यानी पेशियों के अंदर हो रही है सर, तो उस परिस्थिति में क्या होता है सर, उस परिस्थिति में लैक्टिक एसिड बनता है। जो लैक्टिक एसिड आपके शरीर में, आपने जब कभी एक्सरसाइज करी या तेज दौड़े तो आपके पैरों की मसल्स में, पैरों की पेशियों में, हाथों की पेशियों में आपको ऐसे अगर आपने कुछ कार्य किया है जो कि जिसमें आपको काफी आप कह सकते हैं कि वर्जिश प्रकार से आपको करना पड़ा, तो सर ये लैक्टिक एसिड बनता है, जिसके कारण आपको अपने शरीर की मसल्स में पेन होता है, दर्द महसूस होता है ना सर। तो ये वही लैक्टिक एसिड है। ये अचानक जब आप कोई कार्य करने लग जाते हैं, कोई भारी कार्य करते हैं, है ना, तो सर ये लैक्टिक एसिड आपके शरीर में बनता है, जो दर्द का कारण बन जाता है बाद में, लेकिन वो सही भी हो जाता है कुछ समय बाद अपने आप ही, है ना, बहुत ज्यादा समय नहीं रहता, उसी दिन सही हो जाता है सर। और साथ में ऊर्जा तो बनती है, और यहाँ पे ऊर्जा जो है अच्छी खासी ऊर्जा बनती है। ठीक है, आपसे एक प्रश्न ये भी पूछ लेता है सर कि वायवीय और अवायवीय श्वसन में किसमें ऊर्जा बेहतर बनती है या ज्यादा मात्रा में बनती है, तो सर साधारण सी बात है सर वायवीय में ऊर्जा ज्यादा बनेगी और बेहतर, क्योंकि सर हम जो करते हैं, हमारे शरीर में जो ऊर्जा, हम जो भी कार्य कर रहे हैं सर, उस वहां पे जो ऊर्जा बन रही है वो वायवीय श्वसन में बन रही है और वो ज्यादा मात्रा में होती है अवायवीय के मुकाबले, है ना सर। क्लियर है सर, ये बातें अगर क्लियर है आपको तो वापस आ जाइए जरा। अब सर, अब इसका आंसर आप कर सकते हैं, क्या है, क्या होगा सर इसका आंसर। सर अगर मैं बात करूं एनारोबिक रेस्पिरेशन की, किसकी, एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसे आप अवायवीय श्वसन कहते हैं। सो अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती सर, ये ऑप्शन गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड का विमोचन होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, हाँ सर कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, अगर आप नहीं ध्यान है तो आप ये देख लीजिए सर, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है सर यहाँ पे। क्लियर है, हाँ सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, ये आपको पता होना चाहिए सर। ठीक है, और सर ये गलत है, अरे माफ कीजिए, ये गलत है सर, ये ठीक है। ऊर्जा का विमोचन होता है, यानी एनर्जी जो है रिलीज होती है, हाँ सर एनर्जी भी निकलती है। लैक्टिक एसिड का विमोचन होता है, लैक्टिक एसिड बनता है सर, लैक्टिक अम्ल बनता है, नहीं सर लैक्टिक एसिड नहीं बनता। लैक्टिक अम्ल तो अवायवीय श्वसन में नहीं, वायवीय श्वसन में होता है, वहां पे ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन अनुपस्थित नहीं होता। ठीक है सर, तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा सर, दूसरा और तीसरा, कोई है जिसमें दूसरा और तीसरा दिया हो सर। सी ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे दूसरा और दूसरा तीसरा चौथा तीनों दिया है। सर इसको हटा लीजिए, है ना, इसको हटा लीजिए, मैं ही हटा देता हूं इसको। ये लो सर, अब सी सही हो गया। ठीक है, एक आधा ऑप्शन आगे पीछे हो सकता है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है सर, अब सी ऑप्शन बिल्कुल सही है सर। ठीक है, क्लियर है, मैंने आपको बताया वहाँ पे कैसे कैसे होता है, सारी चीज़ें आपने देख ही ली हैं। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपनी बुक में देख सकते हैं,
सब कुछ मौजूद है, बेहतर तरीके से सब कुछ मौजूद है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर। चलिए फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं सर। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एल्कली मेटल्स प्लॉटेड इन द ग्राफ। सर देखो ग्राफ तो नहीं है यहाँ पे, ग्राफ को छोड़ो, आपको यहाँ पे क्या बता रखा है सर, एल्कली मेटल्स बता रखे हैं। और देखो एल्कली मेटल्स क्या होते हैं सर, एल्कली मेटल्स क्षार धातु, क्षार धातु, इनका आपको क्रम दे रखा है और आपको क्या बताना है सर, इनका धात्विक चरित्र बताना है घटते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में। तो सर सबसे पहले ना जब ऐसी परिस्थिति आए ना तो अपने दिमाग में एक बार तो दोहरा लीजिएगा सर कि घटता हुआ क्रम क्या होता है। घटता क्रम सर, घटता क्रम होता है सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे भी छोटा, फिर सबसे छोटा, इस प्रकार से इसको घटता हुआ क्रम कहते हैं। तो सर अगर धात्विक चरित्र की बात की जाए और अगर मैं इसे इन्हें देख पा रहा हूं, जैसे कि अगर ये क्या है, अगर ये क्षार धातु है ना, एल्कली मेटल्स है, तो मुझे एल्कली मेटल्स की सीरीज याद है सर। कैसे याद है सर, इसकी ट्रिक होती है सर, आप भी याद कर सकते हैं। क्या है सर, सर इसकी ट्रिक है ली ना की रूबी से फ्रेंडशिप। लास्ट में फ्रॉन्शियम आता है पर आप वो नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, यहीं तक दिया है, लीना की रूबी से, बस यहीं तक कर देते हैं सर। ये सर क्रम है, ये पहले समूह, पहला समूह है, सॉरी माफ कीजिएगा हाँ पहला समूह है, ठीक है। उनके बीच में आपको क्या बताना है, उनके बीच में आपको बताना है कि धात्विक जो इनकी धात्विक चरित्र है उसका आपको घटता हुआ क्रम बताना है सर। तो सर किन किन चीजों पे निर्भर करेगा, तो सर पहले तो ये क्लियर कर लीजिए कि ये धात्विक चरित्र क्या होता है। सर धात्विक चरित्र क्या होता है पहले ये समझ लीजिए, धात्विक चरित्र। तो सर धात्विक चरित्र हम उसी को कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स देने की क्षमता हो, देने की क्षमता, और सर जितना आसानी से आप दे दें, जितना आसानी से आप दे दें। तो सर अब मैं आपसे क्या कहूंगा सर, आसानी से दे दे वाली बात है और इलेक्ट्रॉन देना है। सर जरा देखना लिथियम के पास, लिथियम के पास केंद्र से देखो कितने इसके पास सर पहला कक्ष और दूसरा कक्ष, दो कक्ष मौजूद हैं और केंद्र से इसकी दूरी, कक्षों की दूरी जो है कम है, हालांकि ये एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है। सर सोडियम की बात करूं, सर सोडियम की बात करूं, सोडियम भी एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है, लेकिन इसके पास कक्ष कितने हैं सर, इसके पास कक्ष कितने, 3 कक्ष हैं। तो सर केंद्र से जो अंतिम कक्ष है उसकी दूरी बढ़ गई सर। तो सर यानी कि पहले वाले में जो केंद्र से दूरी थी कक्ष की वो कम है, दूसरे वाले में ज्यादा है। जब केंद्र से बाह्य कक्ष की दूरी बढ़ जाती है तो इलेक्ट्रॉन का वहां से निकलना आसान हो जाता है। इन सभी को एक ही इलेक्ट्रॉन देना है, देने के लिए तो ये सब एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, लेकिन कौन ज्यादा आसानी से दे सकता है, सर लिथियम दे सकता है, देगा डेफिनेटली, लेकिन आसानी से देगा क्या, इसके मुकाबले, सोडियम के मुकाबले। और सर अगर पोटेशियम की बात की जाए, सर पोटेशियम को भी एक ही इलेक्ट्रॉन देना है, परंतु इसके पास कक्षों की संख्या कितनी है सर, इसके पास कक्षों की संख्या और भी बढ़ गई सर, 1 2 3 और 4 कक्ष हो जाएंगे सर इसके पास। इसके पास रुबीडियम के पास जाएंगे आप तो सर और भी कक्ष बढ़ जाएंगे, सीजियम के पास जाएंगे तो और भी कक्ष बढ़ जाएंगे। तो सर अगर कक्ष बढ़ रहे हैं तो केंद्र से उसकी दूरी भी बढ़ेगी, अगर केंद्र से दूरी बढ़ेगी तो सर इलेक्ट्रॉन तो सभी एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, पूरे ये सभी एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, परंतु केंद्र से दूरी बढ़ेगी तो उससे क्या होगा सर, केंद्र से दूरी बढ़ने से इलेक्ट्रॉन को निकाल लेना आसान होगा सर, है ना। तो सबसे ज्यादा आसान यानी सबसे ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर किसका होगा, सीजियम का होगा, सीएस का होगा। तो सबसे बड़ा, सबसे देखो घटता हुआ क्रम मतलब सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा सबसे ज्यादा सीजियम का होगा, उसके बाद रुबीडियम का होगा, उसके बाद पोटेशियम का, उसके बाद सोडियम का और उसके बाद लिथियम का। बिल्कुल उल्टा कर दीजिए आप, CSRBKNaLi, CSRBKNaLi। तो सी इज द राइट ऑप्शन सर, सी इज द राइट ऑप्शन। सबसे ज्यादा जो मेटालिक कैरेक्टर है धात्विक चरित्र किसका है, सीजियम का, फिर रुबीडियम का, फिर पोटेशियम का, फिर सोडियम का, फिर लिथियम का। ठीक है सर, क्लियर है सर, कैसे मैंने बता दिया आपको, कैसे मैंने वो भी बता दिया आपको, क्लियर है। उम्मीद कर रहा हूं आपको बेहतर तरीके से ये चीज समझ में आ गई। यदि आ गई है तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं सर। वैसे आप चाहें तो जैसे आपने इसे ऊपर से नीचे समूह में देखा है कि धात्विक चरित्र किस प्रकार से निर्भर कर रहा है केंद्र से बाह्य कक्ष की दूरी पर, वैसे ही आप देख सकते हैं कि आवर्त में, पीरियड में कैसे वो निर्भर करेगा, किस पे निर्भर करेगा, केंद्र से बाह्य कक्ष की दूरी पे नहीं सर। क्यों सर,
क्योंकि सर केंद्र से बाह्य कक्ष की दूरी तो सब में समान होगी आवर्त के अंदर, तो फिर किस पे निर्भर करेगा सर? फिर निर्भर करेगा, पहले तो आप देखेंगे कि कुछ तत्वों तक तो सर इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता मौजूद है, कुछ तत्वों बाद, 2-4 तत्वों बाद आप देखेंगे कि सर इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता आ गई, देने की क्षमता खत्म ही हो गई सर। तो आप वैसे भी कह सकते हैं कि सर लेफ्ट से राइट जाते हुए क्या होता है, धात्विक चरित्र घटता है, उसका धात्विक चरित्र जो है कम हो जाता है, खत्म हो जाता है एक तरफ आते आते। ठीक है सर, क्लियर है सर? इसी प्रकार से हम अगले प्रश्न को भी देख लेते हैं सर। अगला प्रश्न देखिए, अच्छा प्रश्न है, हाइड्रोजन के बारे में आपको कई बार प्रश्न, देखो ये एक प्रकार से हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाला प्रश्न हो जाता है हाइड्रोजन का, क्योंकि हाइड्रोजन का मामला कैसा है सर? करंट का मामला एकदम ऐसा जैसे कि हाइड्रोजन का स्थान जो है अभी भी, जो आपका आवर्त ये जो आपका श्रृंखला है आपकी पीरियोडिक टेबल जिसे आप कहते हैं, आवर्त सारिणी जिसे आप कहते हैं, इसमें हाइड्रोजन का स्थान सर निश्चित नहीं है अभी भी। क्यों सर? क्यों नहीं है, यही तो आपको यहां बताना है। हाइड्रोजन इज प्लेस्ड अलोंग विद एल्कली मेटल्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दो इट शोज नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, यानी आधुनिक आवर्त सारिणी में क्षार धातुओं के साथ हाइड्रोजन को रखा गया है, हालांकि यह कैसा गैर धातु चरित्र दर्शाता है सर? चरित्र इसका गैर धातु है, पर रखा गया इसको धातुओं के ऊपर, ऐसा क्यों? क्या कारण हो सकता है? अब सर ये प्रश्न जो है, ये प्रश्न है, या फिर हमें विकल्पों में से कोई एक विकल्प ढूंढ के उसको बताना है कि वो विकल्प गलत है, क्या है, सही है। तो पहले आप सारे विकल्पों को पढ़िए, प्रश्न तो आप समझ गए, अब आप विकल्पों को पढ़िए, फिर आप अपना चुनाव कीजिएगा। ठीक है सर, विकल्प पढ़िए जरा एक बार जल्दी से, थोड़ा जल्दी कीजिएगा ताकि सर 1-2 प्रश्न और हम कर पाए, है ना, क्योंकि प्रश्नों की संख्या कुछ कम हो रही है, क्योंकि भाई गुणवत्ता बढ़ाने के चक्कर में। सर प्रश्नों की संख्या अगर आपको बढ़ानी है तो आपको उत्तर जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। देखो सर, क्योंकि नीचे से पढ़ो सर, जैसे हाइड्रोजन अधातुओं के गुणों को दर्शाता है। हाँ सर, हमें पता है हाइड्रोजन अधातुओं के गुणों को दर्शाता है, जैसे कि उसका अगर भौतिक गुण की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन, यू विल कम टू नो कि सर इसका जो फिजिकल स्टेट है, इसका भौतिक जो रूप है कैसा है, गैसियस है, गैस फॉर्म में पाया जाता है, गैस के रूप में पाया जाता है। तो सर वो तो अधातु ही होते हैं। कोई ऐसा धातु भी है क्या जो गैस में पाया जाता है, गैस के रूप में? नहीं सर। सर क्योंकि हाइड्रोजन ऋणात्मक आयन बनाने के लिए हेलोजन की तरह आसानी से एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर सकता है। हाँ बिल्कुल सर, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, चाहे तो एक इलेक्ट्रॉन फटाक से लेके अपने आप को क्या बना सकता है सर? स्थायी बना सकता है। बिल्कुल सही बात है सर, क्योंकि हाइड्रोजन आसानी से क्षार धातुओं जैसे एक इलेक्ट्रॉन को खोकर धनात्मक आयन भी बना सकता है। बिल्कुल सर, जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर H- बना सकता है, वैसे ये एक इलेक्ट्रॉन, अपने पास एक ही इलेक्ट्रॉन है इसके पास, चाहे तो दे दे चाहे तो ले ले, दोनों में एक ही प्रकार से ऊर्जा जो है खर्च होगी, किसी में भी ज्यादा ऊर्जा है कम ऊर्जा का सवाल ही नहीं पैदा होता सर। चाहे तो ले ले चाहे तो दे दे, देगा तो H+ बन जाएगा, लेगा तो H- बन जाएगा, दोनों ही चीजें कर सकता है बहुत आसानी से। इसलिए तो इसका स्थान अभी भी क्या है, कई बार बीच में रखा जाता है, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इसे मेटल के ऊपर रख दिया गया है, लेकिन कई बार इसे बीच में भी देखेंगे आप। तो सर ये भी ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, कह रहा है कि हाइड्रोजन हैज 1 इलेक्ट्रॉन एंड रेडिली लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म, ये आधा ऑप्शन है, ये ऑप्शन पूरा नहीं है। कहता है कि हाइड्रोजन के अंदर एक ऋणात्मक आवेश होता है और वो उसे आसानी से खोकर नेगेटिव आयन बना सकता है, यानी ऋणात्मक आयन बना सकता है, ऋणात्मकता को खोकर ऋणात्मक आयन बना सकता है। ये तो ऑप्शन गलत है सर। सर यहां तो मैं इसे गलत नहीं करूंगा, क्योंकि यहां तो अधूरी बात लिखी है, पूरी बात यहां लिखी है कि कोई जो हाइड्रोजन है वो एक इलेक्ट्रॉन खोकर क्या बना सकता है, ऋणात्मक आयन। लेकिन हमें तो पता है सर कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन को खो देते हैं या दे देते हैं तो हम क्या बन जाते हैं, धनात्मक बन जाता है वो तत्व। अगर हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन को खो देगा या दे देगा तो वो ऋणात्मक बनेगा, सॉरी वो धनात्मक बनेगा ना कि ऋणात्मक बनेगा सर। तो ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, यहां पे मैं इसे गलत नहीं कर सकता, पर यहां पे ये ऑप्शन गलत है। समझ गए आप? क्लियर है आपको? चलिए एक आखिरी प्रश्न और कर लेते हैं सर, है ना, एक आखिरी प्रश्न और कर लेते हैं। अगर आप जल्दी से उत्तर देंगे तो एक प्रश्न और कर लेंगे इसके बाद, है ना, जल्दी से बता दीजिए, या फिर एक प्रश्न आपको होमवर्क में दे देंगे। देखिए जल्दी, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो सर आपको ऋणात्मकता को समझना पड़ेगा, विद्युत ऋणात्मकता को समझना पड़ेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता होती क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है सर? सर आप इसको सरल भाषा में एक बार समझ लीजिए। सरल भाषा में आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अर्थ है कि इलेक्ट्रॉन को तत्व से बाहर निकालने के लिए, माफ कीजिएगा, बाहर निकालने के लिए नहीं, इलेक्ट्रॉन को तत्व के
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना, ये शेयरिंग होती है बेसिकली। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ना क्या होती है, शेयरिंग होती है। अच्छा मैं ही कुछ गलत तो नहीं बोल गया, एक क्षण रुक जाइए। हाँ, बाहर निकालने के लिए आप कह सकते हैं, बाहर निकालने के लिए या अपनी तरफ खींचने के लिए, आप कैसा भी कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को तत्व से बाहर निकालने के लिए खर्च होने वाली ऊर्जा, खर्च होने वाली ऊर्जा को आप क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो सर आपसे पूछ रहा है कि किसकी विद्युत ऋणात्मकता, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। सर यहाँ पे वही वाला फैक्टर होगा। एक तो आप ये देखो, ये सब क्या है, सब ये हैलोजन ग्रुप के मेंबर्स हैं, यानी कि ये सभी 17वें समूह के सदस्य हैं। जैसे हमने अभी मेटल वाले में देखा था, एल्कली मेटल क्षारीय जो धातु थे वो एक ही समूह के थे, पहले समूह के, वैसे ये 17वें समूह के सदस्य हैं सभी। तो जितने इलेक्ट्रॉन उनके पास देने के लिए थे क्षारीय धातुओं में, वैसे इनके अंदर हैलोजेंस कहते हैं मैंने 17वें समूह के सदस्यों को, इनके पास एक इलेक्ट्रॉन ये ले सकते हैं, सभी एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, सभी एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। ठीक है सर। तो सर अगर बात की जाए कि सर इसमें से कौन सा, अब यहां तो सर किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। तो सर कौन है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज्यादा है, कौन है जो इलेक्ट्रॉन को सबसे आसानी से दे देगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, कौन है सर। तो सर अगर बात की जाए तो देखो यहां पे भी वैसा ही कि केंद्र से जो बाह्य कक्ष की दूरी पे निर्भर करता है सर, केंद्र से बाह्य कक्ष की दूरी पे, केंद्र से बाह्य कक्ष की दूरी पे निर्भर करता है सर। तो देखो सर फ्लोरीन के पास यदि बात की जाए, फ्लोरीन कितना नंबर होता है सर, फ्लोरीन का नंबर होता है सर आपका 9, है ना। तो सर इसके पास कितने कक्ष होते हैं सर, इसके पास 2 कक्ष होते हैं फ्लोरीन के पास, क्लोरीन के पास सर 3 कक्ष होते हैं। तो सर यहाँ कक्षों की संख्या बढ़ गई, आयोडीन तक आते आते सर कक्षों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। आयोडीन तक आते आते कक्षों की संख्या 4 हो जाएगी। तो इसका मतलब है सर सबसे आसानी से किससे बाहर निकाल पाएंगे आप, आयोडीन से सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाएंगे, इसलिए आयोडीन जो है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कहलाएगा। ठीक है। एक आखिरी प्रश्न आप यहां देख लीजिए, ये प्रश्न आपका होमवर्क है, दिस इज अ होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। ये आपको होमवर्क में करना है, अगली कक्षा में जब हम शुरुआत करेंगे तो इसी प्रश्न से करेंगे। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आराम से इसको देख के इसको हल कर सकते हैं। अच्छा प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है पेपर में। ठीक है, तो तब तक के लिए दिस इज आलोक साइनिंग ऑफ। अपना ध्यान रखिए, इसी तरीके से पढ़ते रहिए। आपसे मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।